नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए डेली साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में, ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम में होता है। तो समांतर क्रम के बारे में यहाँ बोला है। तो पहला कथन क्या है, प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है, ये सही है, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोधक पर क्या होता है, विभवांतर का मान समान होता है, ये सही है। दूसरा क्या, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान रहता है, ये गलत है। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ए सही है, बी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए सही और बी गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध 4 वोल्ट की एक बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एम्पियर में क्या होगी। तो यहाँ पर क्या बोला, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ 2 तरीके का होता है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सब प्रकार से बन जाएगा। आपको याद रखना क्या, श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है वो ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध पूछेगा तो क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, श्रेणी क्रम बोला, तो श्रेणी क्रम में क्या बोला, प्रत्येक 2 ओम के, तो कुल प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में होता है क्या, जुड़ जाता है, सिंपल सीधा में, ठीक है। समांतर क्रम में रहता तो बटन में करके जुड़ता। तो श्रेणी क्रम में तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल इसका प्रतिरोध कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान टोटल कितना आ गया, 4 आ गया, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि वोल्ट प्रतिरोध और आपका एम्पियर से रिलेटेड है। उस फॉर्मूले से इसका आंसर निकल जाएगा। V बराबर क्या होता है, I × R। पूछा क्या है, I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ R को इधर ले आएंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। वोल्ट कितना दिया, 4, और R कितना है, टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम का बोला था, तो 2 2 4 हो गया, तो बटा में 4 करेंगे तो 4 से 4 काटिए, कितना बचा 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसी बिंब को फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बिंब के साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, तो बिंब दूरी कितनी होगी। तो बिंब कितनी दूरी पर होगी ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2f के बराबर होगा। यानी फोकस दूरी के दोगुने की दूरी पर प्रतिबिंब होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। और वक्रता केंद्र जो होता है वो क्या होता है, वक्रता जो त्रिज्या होती है वो भी याद रखना आपको, फोकस दूरी के दोगुनी होती है ना, 2f। R बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया था, 2f के बराबर होगा। तो अवतल दर्पण का जो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा जब कहाँ होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी 2f पर होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2 प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध हमेशा होगा। अब पार्श्व संयोजन क्या है, तो पार्श्व संयोजन है क्या, समांतर क्रम में। समांतर क्रम को ही बोलते हैं पार्श्व संयोजन, ठीक है, याद रखना है। पार्श्व संयोजन मतलब समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में रहेगा तो बोला कि प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, जब 2 प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा। तो मान के चलिए एक प्रतिरोध है आपका 3, ठीक है, और एक है 4, ठीक है। तो जब अगर कुल जो प्रभावी मतलब क्या होता है, टोटल प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में बोला जाए तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा 7। तो श्रेणी क्रम में अगर पूछा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या हुआ, प्रत्येक से ज़्यादा हुआ ना, जैसे 3 से भी ये ज़्यादा है, 4 से भी ये ज़्यादा है, तो कुल प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यही समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, समांतर 1/3 और 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 बटा में करिएगा, जोड़िएगा, तो ये इससे और इससे दोनों से कम होगा, ठीक है, क्योंकि बटा में आ गया तो ये कम होगा। तो वही बोला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम होगा, ये समांतर क्रम में कम होगा। और यही श्रेणी क्रम में पूछता है तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया,
अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम होगा। नेक्स्ट है, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? तो ये क्षण चुंबक के समरूप होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया क्षण चुंबक के समरूप होता है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है जो उस पर आपतित होती है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन फिर समझिए, एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है जो उस पर आपतित होती है। अब दर्पण के बारे में कौन सा सही ये पूछा जा रहा है। तो पहला क्या दिया है? प्रयुक्त दर्पण जो है उत्तल है, ये सही है ना। ये जो कंडीशन है तो ये उत्तल दर्पण में होता है। और फिर क्या, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये भी सही है ना। ये जो उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तीसरा क्या दिया, इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, 1 और 2 केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? तो समांतर क्रम के लिए सही कौन सा है? अब पढ़िए, ऑप्शन क्या है, कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होगा, ये गलत है। बराबर तो किसी में भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। समांतर क्रम में क्या होता है, कम हो जाता है, और श्रेणी क्रम में ज़्यादा हो जाता है। तो समांतर क्रम के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। समांतर क्रम में क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है? धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है? तो केंद्र की तुलना में सिरों पर अधिक है, या बीच में न्यूनतम है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ती हुई देखी जा सकती है, या सभी बिंदुओं पर समान होती है। तो आपको पहले भी बताए थे कि धारावाही परिनालिका के अंदर जो होता है, अंदर होता है हर जगह समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, यदि एकल फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो 10 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो देखिए, एकल फेरे वाले चुंबकीय जो वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी है, किसमें, एकल फेरे वाले में। लेकिन 10 फेरों वाले में क्या होगा, तो 10 फेरों वाले में 10 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले में क्या बी है, तो 10 फेरों वाले में 10 बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर बोलता कि 20 फेरों वाले, तो 20 बी हो जाता। नेक्स्ट है, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, फिर समझिए एक बार, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि कहाँ बनेगी? तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगी, फोकस बिंदु के बीच में। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच स्थित है, तो छवि की प्रकृति क्या होगी? एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच स्थित है, तो छवि की प्रकृति क्या होगी? तो ये आभासी और सीधा होगा, है ना, आभासी और सीधा होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन कितना होगा? तो दर्पण का आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, वस्तु मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा में होता है वस्तु की दूरी, ठीक है, -v/u। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनी है, 40, तो यहाँ पर 40 होगा, माइनस में अब बटा वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 से भागा दे देंगे, तो 20 दूनी 40, -2 होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो ये स्थित होता है कौन कौन सा, मुख्य, फोकस और ध्रुव, ये हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, तो
1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसको यहाँ पर अच्छे से समझिए। देखिए पूछा मुख्य अक्ष पर, तो ये जो x और y जो है ये है मुख्य अक्ष, है ना, ये मुख्य x और y मुख्य अक्ष होता है, यानी कि जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। तो वही बोला मुख्य अक्ष पर कौन होता है हमेशा? तो देखिए ये वक्रता केंद्र होता है और ध्रुव ये क्या मुख्य अक्ष पर हमेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्रतिरोध जिसका मान R बराबर 100 है, 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति यानी कि P और उष्मा यानी कि H की मात्रा क्या होगी? तो दो क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, शक्ति बराबर पूछा और उष्मा बराबर क्या होगा। तो शक्ति देखिए इसमें दिया क्या क्या है वो देखना है। R बराबर दे दिया आपको 100 ओम, और वोल्ट बराबर कितना दिया है? 10, और समय कितना दिया है? 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, तो शक्ति बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर यानी कि पावर P बराबर हो जाएगा यहाँ V²/R, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, V²/R। तो V कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट, है ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100/R। R कितना दिया हुआ है? R का मान दिया हुआ है आपका V²/R, वोल्ट स्क्वायर हो गया, और R आपको 10 दिया हुआ है, मालूम यहाँ पर ये 100 नहीं है 10 है, बल्कि 10 ओम दिया हुआ है, यहाँ ओम होगा। ठीक है, 10 ओम इसको कर लेना है, ये 100 नहीं बल्कि 10 ओम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बट्टा में 10 हो जाएगा R। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 काट देंगे, 10 कटेगा 100 यानी कि 10 होगा आपका शक्ति। पावर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, 10 वाट। तो यहाँ से पावर निकल गया हमको। तो मेन आपको यहाँ क्या याद रखना था? सूत्र है ना, P बराबर V²/R। ठीक है, तो यहाँ P बराबर निकल गया 10 वाट। ठीक, P बराबर 10 वाट निकल गया। ठीक है, अब यहाँ P बराबर जैसे 10 वाट मिल गया तो यहाँ से भी आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, 10 वाट एकमात्र यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन आप जानने के लिए यहाँ निकाल लेंगे। हीट बराबर क्या होता है? हीट बराबर एक फार्मूला हमेशा याद रखना आपको, I²RT होता है। ठीक है, I²RT, लेकिन I यहाँ इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, तो I को क्या करेंगे? V में बदलेंगे ना, V/R दिया हुआ है तो V/R में बदलेंगे। कैसे? तो V बराबर आपको एक फॉर्मूला याद है, V बराबर क्या होता है? I/R। तो I की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ V/R, है ना, I बराबर क्या हो जाएगा? ये R को इधर ले आएंगे तो V/R हो गया। तो यहाँ पर V/R बैठाएंगे तो I², तो यहाँ क्या हो जाएगा? V²/R² इंटू R इंटू T। तो एक R से ये एक R चला जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा क्या? V²/R इंटू T। अब इस पर बैठा दीजिए। V कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट, 10 दें 100। R कितना है? 10, है ना, और समय कितना है? 60। तो अब यहाँ 10 से एक शून्य यहाँ चला जाएगा, तो 6 × 100 कितना होगा? 600 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीट बराबर उष्मा बराबर कितना निकल गया? 600 जूल, है ना, 600 जूल यहाँ, और शक्ति पूछा तो 10 वाट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। एक चीज़ याद रखना आपको, हीट बराबर उष्मा बराबर सूत्र क्या होता है? I²RT। और एक फॉर्मूला रखना याद आपको, V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है, और एक क्या? शक्ति बराबर क्या होता है? V²/R। नेक्स्ट है, यदि 2 न्यूटन का बल M1 द्रव्यमान 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा M2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकंड जो है स्क्वायर का त्वरण देता है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए? तो देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या चीज़ है? एक तो बल दिया हुआ है, एक द्रव्यमान दिया हुआ है, और त्वरण भी दिया हुआ है। तो बल, द्रव्यमान और त्वरण से फॉर्मूला रिलेटेड क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब पूछा क्या? दोनों द्रव्यमानों को एक साथ जोड़ा जाए, तो द्रव्यमान बराबर यहाँ निकाल लेते हैं क्या? M बराबर क्या हो जाएगा? F/, ये A आ जाएगा इधर, यानी कि F/A। तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ना है, तो पहले का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? बल बटा त्वरण। तो यहाँ बल कितना दिया हुआ है? 2 न्यूटन। ठीक है, बटा त्वरण इसका दिया हुआ 8, फिर बल दिया हुआ है, बल 2 ही रहेगा, और इसका त्वरण कितना दिया हुआ? 15। अब इसको जोड़ दीजिए, दोनों का द्रव्यमान पूछा है तो इसको जोड़िए, आंसर आ जाएगा। तो 15 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो 8 × 15 होता है 120, तब 15 ×
कर देंगे 2 में 30 हो गया। अब 15 8 120 यानी 2 8 16, यानी 30 से 16 कितना हुआ 46, 46 बटा 120। अब इसको कट करिए तो 23 बटा 60 kg आंसर हो जाएगा इसका, 23 बटा 60 kg, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है घरेलू परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। घरेलू परिपथों में तो ऑप्शन क्या है पहला, एसी गीजर जैसे भारी उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तथा बल्ब ट्यूबलाइट जैसे हल्के उपकरण पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। तो ये गलत है, क्यों मालूम, घरेलू के जितना भी उपकरण होता है बल्ब पंखा गीजर एसी सभी है ना समांतर क्रम में ही होता है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में जो यहाँ बोल दिया ये गलत है, तो समांतर क्रम में ही होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी उपकरण जो है ना पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है किसी पिंड पर डाला गया दाब 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि पिंड का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तो पिंड पर लगने वाला प्रनोद क्या होता है। देखिए प्रनोद की इसको बोलते हैं वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल को प्रनोद कहा जाता है, यानी कि बल ही क्या है प्रनोद है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, दाब बराबर अपन लोग जानते हैं सूत्र, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन पूछा क्या अपन लोग से प्रनोद यानी कि बल, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, ये दाब में गुना हो जाएगा, यानी कि प्रनोद यानी कि बल बराबर दाब गुना क्षेत्रफल, दाब गुना क्षेत्रफल। तो दाब कितना दिया हुआ है 10 और क्षेत्रफल 2, तो 10 दूनी 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन। नेक्स्ट है एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए एक विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाया तो कार्य क्या है ऋणात्मक होगा, विपरीत दिशा में लगाएगा तो ऋणात्मक होगा और समान दिशा में लगाएगा तो धनात्मक होगा कार्य। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई क्या है। तो जो विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है, तो होता है वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए विद्युत वाहक बल पूछे तो आंसर क्या हो गया, इसका इकाई वोल्ट, या तो विद्युत विभव का भी मात्रा एसआई मात्रक पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट, और विभवांतर का भी एसआई मात्रक पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, जैसे कि आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है, और बाल्टी में रखा हुआ जो सिक्का जो होता है उठा हुआ प्रतीत होता है, या तो बाल्टी में रखी हुई छड़ जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और सूर्योदय का या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल रंग दिखाया जाता है वो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्या, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव तक होती है, ये सही है ना। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। नेक्स्ट है कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वक्र नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना समवृत्त वक्र होती है, समवृत्त वक्र होती है, ठीक है। तो यह पूछा कौन गलत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी सीधा और बड़ा होगा। यदि किसी बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। द्रव्यमान और जड़त्व के रूप में, तो ये जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ये सही है। जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति यानी कि P, विद्युत धारा यानी I और विद्युत विभवांतर V और प्रतिरोध R के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा P बराबर VI ये सही है,
P बराबर आई स्क्वायर आर, ये भी सही है। P बराबर V स्क्वायर बट्टा आर, ये भी सही है। ये वाला सही नहीं है, P बराबर आई इंटू आर, ये गलत है। ठीक, तो याद रखना है P बराबर भी आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, P बराबर V स्क्वायर बटा आर भी होता है। नेक्स्ट है, यदि 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए ये पहला आरंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग पूछा है। ठीक है, तो आपको गति का तीनों समीकरण याद रखना है। ठीक है, तो उससे कई क्वेश्चन है जो कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो गति का तीनों समीकरण देखिए यहाँ है, ये तीनों याद रखना है। भी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो सिंपल भी आपको आरंभिक वेग दिया था और अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा के आराम से निकाल देंगे। ठीक है, ये तीनों आपको फार्मूला याद रखना है, रट के रखना है। v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पर लगा देंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो v का मान निकालना है। ठीक है, तो आरंभिक वेग दिया 20 प्लस ए क्या होता है, त्वरण कितना दिया हुआ 4 और इंटू टाइम कितना दिया हुआ 5 सेकेंड, तो 5 से यहाँ कर दीजिए, तो ये कितना हुआ 5 चौक 20 और 20 कितना हुआ 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 25 प्रश्न होता है समाप्त। ठीक है, और आज का होमवर्क है, होमवर्क में आपको जो कि कमेंट में आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।